चलिए जी, आज हम लोग जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं और इसके साथ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और इंटरनल एनर्जी। समझ लें आज बेसिक लेक्चर है और ये सारे टॉपिक जो है ये शॉर्ट में आते हैं 2 मार्क्स के। तो ये टॉपिक भी आज शेयर कर दिया जाएगा। प्रेशर की हमने जो इक्वेशन लास्ट डिस्कस की थी कि प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 N/V हाफ mv²। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी के। हम लोग आज टेम्परेचर का रिलेशन निकालते हैं कि टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि काइनेटिक एनर्जी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लास्ट हमने इस चीज को डिस्कस वैसे किया है कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। आइडियल, वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन इज आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। PV इज, इसको हम लोग थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो n है ना, स्मॉल n, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो स्मॉल n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। और ये जो कैपिटल R है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये इसकी वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की। अच्छा, अगर हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करें, n, स्मॉल n की वैल्यू पुट करें तो स्मॉल n किसके इक्वल होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वक्त मौजूद हैं इसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल n। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग जाके पुट कर देते हैं किसके अंदर, इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT। अब यहां पे ये जो R है ये क्या है, कांस्टेंट। Na क्या है, जब ये दोनों कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट को डिवाइड करने से जो आंसर है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। दो कांस्टेंट को डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने से कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इस कांस्टेंट वैल्यू को बोल्ट्जमैन ने किसका नाम दे दिया, इस कांस्टेंट वैल्यू को बोल्ट्जमैन ने किसका नाम दिया, K का। उसने अपने नाम से, उसने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम दिया और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। जब भी आप R और Na को डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, अब यहां से इसकी जगह पे क्या लिख दें, K। तो जब इसकी जगह पे K लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू NKT। PV इज इक्वल टू NKT। तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है लेकिन ये उसकी मॉडिफाई फॉर्म है। पहले क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने जब इसको मॉडिफाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई, PV इज इक्वल टू NKT। ये भी एमसीक्यूज में आती है, बात याद रखिएगा। ठीक है, इसको अब हम कंपेयर कर लेते हैं हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके साथ। अगर इस इक्वेशन में से V को उधर भेज दें तो इसको इस इक्वेशन के साथ क्या कर लें, कंपेयर। तो ये देखें, इस इक्वेशन में अगर V इधर आ जाए तो PV किसके इक्वल है, 2/3 N हाफ mv²। अब इस PV की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, NKT। इस PV की जगह पर क्या आ जाएगा, NKT। तो जब यहाँ पे NKT आएगा तो ये N जो है इस N के साथ क्या हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये जो K है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है T के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, T इज इक्वल टू 2/3K हाफ mv²। अब ये 2/3K हमारे पास कांस्टेंट है, ये 2/3K हमारे पास कांस्टेंट है। इसके अलावा बाकी इस वैल्यू क्या बचेगी, हाफ mv², यानी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आएगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो कल भी यही सेम पैटर्न था लेकिन आज हमने दूसरे मेथड से उसको
प्रूव किया। पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन कर ली, उसको पुट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली कल वाला ही काम था, लेकिन उसको हमने दूसरे मेथड से स्टडी किया। तो ये हमारे पास जो है टेम्परेचर का रिलेशन आ गया। अब मुझे बताएं, आज हमने जो पढ़ा है, कल मैंने आपसे कहा था 2 मार्क्स के लिए आता है। देखें, ये यहाँ से इक्वेशन ली, इसको मॉडिफिकेशन करके हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी तक ले आए। तो ये 2 मार्क्स की हमारे पास मॉडिफिकेशन आएगी कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताएं, इसको प्रूफ करें। क्लियर है यहाँ तक? तो जब वहां पढ़ोगे पैदाइश जून उत्तर प्रदेश, तो बेटा यही होगा फिर। तो PV इज इक्वल टू NRT, N की वैल्यू पुट की N/NA, R/NA को हमने K कह दिया, PV इज इक्वल टू NKT। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन इक्वेशन है प्रेशर की 2/3 N/V हाफ mv स्क्वायर, इसमें V उधर भेजा PV। अब ये PV और ये PV कंपेयर कर दिए, NKT इज इक्वल टू 2/3 N हाफ mv स्क्वायर, N से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास K दूसरी तरफ चला गया, T इज इक्वल टू 2/3 K हाफ mv स्क्वायर। ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसे खत्म करेंगे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम एट अ गिवन गैस। जो प्रेशर है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है? वॉल्यूम के। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन की मैं भी बात कर रहा था, ये जो वापडा वाले भाई हैं, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेन के साथ। जितनी ज्यादा रेन होगी इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम हो जाएगी, जैसी रेन कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी। तो ये अभी तक ये रिलेशन नहीं समझ आ रहा है कि ये रिलेशन क्यों चल रहा है लाहौर में। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू V। अच्छा, लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास बस आपने पता करनी कि ये कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन क्या है? व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो बस वो उसकी कंडीशन आपने पता करके बतानी कि भाई हमारे पास रेन का और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशन है, इसमें कंडीशन क्या है, किस चीज को कांस्टेंट रखा हुआ है? बिल को, कि भाई वो उतना ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। भाई आपको नहीं कुछ कह रहा, वैसे दिल पे नहीं लेनी बात, वैसे एक जर्नल बात कर रहा हूं। अच्छा, अब दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास जाओ ना, देख रहा हूं, सब देख रहा हूं। P इज इक्वल टू 2/3 N/V हाफ mv स्क्वायर, जनरल इक्वेशन। इसको मैं अगर V को इधर भेज दूं, PV इज इक्वल टू 2/3 N हाफ mv स्क्वायर, कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, बात समझिएगा, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, मैं कहता हूं जी हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। अगर मैं एक गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेंज नहीं ना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो कांस्टेंट। तो अगर आप इस इक्वेशन में जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे फैक्टर है 2/3 N हाफ mv स्क्वायर, इसमें N तो पहली कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट है। जब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो ये हाफ mv स्क्वायर, ये फैक्टर भी क्या हो गया? तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। तो फिर मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन लगाई मैंने, कंडीशन क्या लगाई? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, तो मैंने यहां पे लिख दिया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर V इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। उसके बाद हमारे पास जो है नहीं, अब तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास V और I इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब पोर्शन को खत्म करेंगे तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन का ग्राफ आ जाएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू V।
2 मार्क्स के लिए ये भी डेरिवेशन आएगी फॉर बॉयल्स लॉ। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है जी? द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। जितना भी गैस का वॉल्यूम है उसके साथ टेम्परेचर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। टेम्परेचर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, देखो हर लॉ की एक कंडीशन होती है, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब वो लॉ एप्लीकेबल होगा। या मैं बोलूं हर लॉ की एक लिमिटेशन होती है, हर लॉ की एक लिमिटेशन होती है। जब आप उस लिमिटेशन को फुलफिल करेंगे तब वो लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये चार्ल्स लॉ है ना, इसकी भी लिमिटेशन है कि अगर आपने चार्ल्स लॉ को एप्लीकेबल करना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। ये दोनों क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, अब इस चीज को प्रूफ करना है किससे? वही प्रेशर वाली इक्वेशन से। इस चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है प्रेशर वाली इक्वेशन से। तो हमारे पास वही इक्वेशन हमने लिखी, P इज इक्वल टू 2/3 P is equal to 2/3 N over V into half mv square। अब यहां से काम करें, ये जो P है इसको रिप्लेस कर दे इस V के साथ, दोनों की जगह को चेंज कर दें। P इधर आ जाएगा और V किधर चल जाएगा? उस तरफ चल। तो क्या बन जाएगा? V is equal to 2/3 N over P half mv square। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूं। मैं कहता हूं जी प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दूं, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इस इक्वेशन में देखें 2 और 3, 2/3 n, ये तो पहली कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट किया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो जैसे ही मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया तो मेरे पास ये 2/3 n/p कांस्टेंट हो गया। तो इसको जगह पे अगर मैं कांस्टेंट लिख दूं तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है यहां तक जी? अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही तो ऑटोमेटिकली क्या चीज चेंज हो रही है? टेम्परेचर। तो मैं यहां लिख सकता हूं, जब कांस्टेंट खत्म करूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी के। अब अगर एक वैल्यू है कि A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, तो मैं क्या लिख सकता हूं? A इज इक्वल टू C। तो यही है कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी के और काइनेटिक एनर्जी खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के। ठीक हो गया? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के, और इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या कहेंगे? चार्ल्स लॉ। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ का प्रूफ हो गया। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये हमने अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर का रिलेशन देखा, फिर हमने बॉयल्स लॉ प्रूफ किया, और उसके बाद हमने किसको प्रूफ किया? चार्ल्स लॉ को। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास बात करते हैं जी इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? किसी भी बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में भी एनर्जी मौजूद है वो क्या कहलाती है? उसकी इंटरनल एनर्जी। किसी भी फॉर्म में एनर्जी मौजूद है, चाहे वो केमिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, या जिस भी फॉर्म में है, उन सब का सम हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं U से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, किसी भी बॉडी के अंदर अभी कितनी इंटरनल एनर्जी है ये चीज मैटर नहीं करती। अभी कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जी में चेंज आया है, ये चीज मैटर करती है, और हम इसी चीज को मेजर करते हैं। इनिशियली जब सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इंटरनल एनर्जी ये थी, अब जब सिस्टम एंड हुआ है या प्रोसेस एंड हुआ है तो इंटरनल एनर्जी ये है। तो ये जो इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल है ये काम की नहीं है। क्या चीज काम की है? कि
कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, तो हम लोग ये चीज कैलकुलेट करते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, और हम लोग कैलकुलेट भी क्या करते हैं, चेंज। हमें स्टेट कैलकुलेट करना इंटरनल एनर्जी में जरूरी नहीं है, चेंज कैलकुलेट करना जरूरी है कि भाई सिस्टम में चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, खाली इंटरनल एनर्जी पता लग जाए नहीं, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया ये पता लगाना है। अच्छा, the sum of all form of molecular energy, the sum of all form of molecular energy as kinetic energy and potential energy of a substance। किसी भी सब्सटेंस में किसी भी फॉर्म में मॉलिक्यूलर एनर्जी मौजूद है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है या किसी भी फॉर्म में एनर्जी मौजूद है, तो उनका जो सम है वो क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। क्लियर है यहां तक जी? अच्छा, इसके बाद इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अगर आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे अभी हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो सेम एनर्जी है ना ये भी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी। तो जब एनर्जी है ही कांस्टेंट तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अक्सर वो कहता है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बताएं उसमें एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद हाउ वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। हम किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, अगर हम सिस्टम को हीट अप करें, सिस्टम को हीट अप करें, उसको जब हीट अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो एक तो है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो हीट प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बंद कर दो। अच्छा, इसके बाद बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, पकड़ लो कोई बात नहीं, आपके ही है। बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, आप देखें कोई मैकेनिकल वर्क करें, जब आप मैकेनिकल वर्क करेंगे तब भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रब ओवर हैंड, हम लोग हाथों को रब नहीं करते ना, तो इफ वी रब ओवर हैंड, जब अपने हाथों को हम रब करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। जब हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, जब आप मैकेनिकल वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? ऐसा फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड ना करे, द फंक्शन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। फ्रिक्शन है ना, वो पाथ पे डिपेंड करती है। हमने एक और स्टेट फंक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको प्रूव भी किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ग्रेविटेशन फील्ड भी क्या हुई, स्टेट फंक्शन। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड स्टेट फंक्शन है, सेम उसी तरह इंटरनल एनर्जी भी क्या है, स्टेट फंक्शन। यानी इंटरनल एनर्जी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर ये स्टेट फंक्शन डिपेंड किस पे करता है,
हाँ देखिए 3 में पढ़ा जाता है, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। किस पे? इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां पे हुआ, इस पे डिपेंड करता है। दो वैल्यू है, दो सिस्टम है, दोनों का स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट या फाइनल स्टेट अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? सेम। अच्छा, इस चीज को प्रूव करते हैं। हमारे पास ना यहां पे एक सिस्टम है। अब इनिशियली एक सिस्टम जो है ये इस स्टेट पर है, यहां इसकी स्टेट है P1, वॉल्यूम है इसका V1 और टेम्परेचर है इसका T1। अब ये इस पाथ से होता हुआ C1 पाथ से होता हुआ यहां पर गया, ये इसका फाइनल पॉइंट। जब ये यहां पर गया, इसका फाइनल प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2। अब एक दूसरा सिस्टम है जो इनिशियली यहीं पर था पॉइंट ए पर, लेकिन वो किस पॉइंट से होता हुआ? इस पॉइंट से होता हुआ बी पॉइंट पर पहुंचा। देखिए दोनों का पाथ डिफरेंट है, दोनों का पाथ क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों की क्या है? सेम। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, देखो इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 था, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर T1 था। जब फाइनली पॉइंट बी पर पहुंचे तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर में चेंज दोनों में क्या है? सेम। जब चेंज सेम है टेम्परेचर में तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा? सेम होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड की तरह इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। अब हम लोग जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो और हम लोग कैलकुलेट भी क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक इंटरनल एनर्जी? तो ये आज हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और इंटरनल एनर्जी को डिस्कस किया।